हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को रेगुलेट करते हैं कुछ प्रोटीन्स। क्योंकि ये प्रोटीन अगर हमेशा एक्टिवेट रहेंगी तो ये आपका इंटरनल डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स को और तोड़ सकती हैं। तो ये तभी एक्टिवेट होती है जब आपका एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज इसको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इनिबिट करते हैं। तो हम इस वाले वीडियो में हम वही फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं और वो कौन से स्टेप में इसको इनिबिट करते हैं। जैसे सबसे पहले में हम लोग देख रहे हैं कि C1 का इनिबिटर आता है। जनरली जो ये कॉम्प्लेक्स रहता है लाइक C1R2S2 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी यूनिट है दैट इज़ C1Q। तो इसके साथ आपका जो यहाँ पे जुड़ा रहता है ये आपका C1R2 और S2 है। तो यहाँ पे इस यूनिट के साथ आके आपकी जो ये बाइंड हो जाती है दैट इज़ C1 इनिबिटर, और ये आपका R और S यूनिट को रिमूव कर देती है Q से। और इस तरीके से जैसे ही आपका ये जो कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज होता है स्टार्टिंग में क्लासिकल पाथवे के, ये कॉम्प्लेक्स आपका ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये C4 और C2 को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा उसके साथ एसोसिएट होकर। तो इस तरीके से C1 इनिबिटर, जिसको हम लोग C1INH भी बोलते हैं, वो इस पूरे क्लासिकल पाथवे को इनिबिट करता है इस तरीके से। सेकंड जो फैक्टर आता है दैट इज़ आपका C4b बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम लोग C4b-BP बोलते हैं, ये इसका इंडिकेशन है। एंड देन इसके अलावा CR1 कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर 1, और इसको हम लोग मेम्ब्रेन कोफैक्टर प्रोटीन भी बोलते हैं यानी कि MCP। तो ये आपका क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स तो बन जाएगा इस वाले इफेक्ट में, लेकिन जैसे ही C4 आपका ब्रेक डाउन होगा अपने A और B यूनिट में, तो A तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही C4B पार्ट अलग होगा तो ये तीनों में से अगर कोई भी फैक्टर प्रेजेंट है C4BP और या CR1 या MCP, ये आके इसके साथ बाइंड हो जाते हैं और देन ये C4B वाले पार्ट को अटैच नहीं होने देते C2A के साथ। तो अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स अटैच नहीं होंगे तो C3 कन्वर्टेज नहीं बन पाएगा। इसी के साथ साथ आपका जो फैक्टर 1 है वो भी आके C4B को, क्योंकि अगर ये इसी फॉर्म में रहा तो इनके रिमूव होते ही फिर से C2A के साथ अटैच हो जाएगा एंड देन C3 कन्वर्टेज आपका बन जाएगा। तो उसको कम्प्लीटली इनिबिट करने के लिए फैक्टर 1 क्या करता है, C4B को C4C और C4D एक डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स में चेंज कर देता है, ताकि जो पॉसिबिलिटी है उसके रीअटैचमेंट की वो बिल्कुल जीरो हो जाए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ CR1 MCP, लाइक दीज आर द सेम फैक्टर। ये क्या करते हैं, C4B के साथ के अलावा C3B के साथ भी आपका बाइंड हो जाते हैं। तो जनरली ये आपका इसके अलावा फैक्टर H मैंने जैसे बताया, तो ये आपका C3B वाली यूनिट, अगर मान लीजिए ये स्टेप हो चुका है एंड देन आपका ये वाला जो पाथवे होता है, जैसे आप लोग देखते हैं जनरली ये वाला पाथवे हम लोग अल्टरनेटिव पाथवे में देखते हैं। तो ये वाला क्लासिकल पाथवे का इनिबिशन हो गया और ये अल्टरनेटिव पाथवे का इनिबिशन है। तो अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है, ये तो ऑलरेडी बनते ही नहीं है, वहाँ पे रिएक्शन ही C3 से शुरू होती है। तो यहाँ पे जैसे तुम्हारा C3B वाली यूनिट बनती है एंड देन फैक्टर B आके उससे बाइंड होकर C3 कन्वर्टेज बनाता है। दैट इज़ द फॉर क्लासिकल पाथवे एंड दैट इज़ फॉर आपका अल्टरनेटिव पाथवे। तो ये इनिबिशन है सेम कि ये दोनों फैक्टर वहाँ पे कैसे करते हैं और यहाँ पे कैसे करते हैं। तो क्लासिकल पाथवे में तो ये 4B वाली यूनिट को इनिबिट करते हैं और अल्टरनेटिव पाथवे में 3B वाली यूनिट को इनिबिट करेंगे। तो पहले तो इसका एसोसिएशन रोक देंगे ताकि C3 कन्वर्टेज दोनों ही पाथवे में ना बन पाए, और फिर देन फैक्टर 1 यहाँ पे जैसे 4B को कर रहा था, यहाँ पे वो 3B को तोड़ता है, 3F और IC3B। और देन जो आपका IC3B है उसको फर्दर ये C3C और C3DG में तोड़ देता है। तो इनके इस फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से C3B के आपका फैक्टर B के साथ जुड़ने की पॉसिबिलिटी या रिवर्ट बैक होने की पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल जीरो हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है कई बार कि अगर ये कोई फैक्टर वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, देन आपका जो फैक्टर मैंने पहले बताया था दैट इज़ C4B-BP, एज वेल एज इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 2 होता है, फैक्टर H होता है, और इसके अलावा DAF मतलब आपका होता है डिके एसिलेटिंग फैक्टर। ये इसको हम
इसको हम लोग CD55 भी बोलते हैं। तो जनरली ये अगर C3 कन्वर्टेज बन गया है देन उसको इनिबिट कर सकता है। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपके से यहाँ पे काम कर रहे थे। अगर मान लीजिए रिएक्शन यहाँ तक पहुँच चुकी है, C3 कन्वर्टेज बन चुका है बाय अटैचमेंट ऑफ C4B and 2A, देन ये फैक्टर जो है इसको इस स्टेज में भी क्या कर सकते हैं, डिसोशिएट कर सकते हैं, इनको अलग करके देन जैसे यहाँ पे फैक्टर 1 ने फिर C4B को तोड़ दिया था, देन सेम रिएक्शन होगी। तो ये फैक्टर इतने कैपेबल होते हैं कि अगर ये एसोसिएशन हो भी गया है तब भी इस एसोसिएशन को ब्रेक डाउन करके ये तोड़ सकते हैं। तो C4B तो ऊपर वाला फैक्टर था। इसके अलावा जो इसमें एडिशनल फैक्टर है दैट इज़ फैक्टर H, CR2 एंड DAF। तो DAF आपके मैमेलियन सेल पे मौजूद एक आपका डिकिंग एसिलेटेड फैक्टर होता है, यानी कि आपका ये बाद में भी उसको तोड़ सकता है। देन नेक्स्ट आते हैं आप लोग की एक प्रोटीन आती है दैट इज़ S प्रोटीन, जो आपका C5B6-7 कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपका उसको मैक में कन्वर्ट होने से रोक देती है। तो क्योंकि अगर 6-7 बन गया है लेकिन अगर वो 8 के साथ अटैच नहीं हुआ, 9 के साथ अटैच नहीं हुआ, तो वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को कम्प्लीटली सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। तो S वो प्रोटीन होती है जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इस वाली स्टेज पे रोक देती है। देन नेक्स्ट आता है आप लोगों का HRF MIRL फैक्टर। ये जनरली HRF होता है आप लोगों का होमोलोगस रिस्ट्रिक्शन फैक्टर, और ये आपका जो लाइसिस है उसको परफॉर्म करेगा। लाइसिस मींस आप देख रहे हो जहाँ पे डबल स्लैश से आ रहा है, इसका मतलब इनिबिशन होता है। तो यहाँ पे आपका जो MIRL फैक्टर जिसको हम लोग CD59 भी बोलते हैं, तो ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं ये आपका स्टॉप कर देते हैं। जब अगर मान लीजिए 7 वाले तक को तो स्टॉप कर सकता है S प्रोटीन, अगर मान लीजिए 8 तक भी बाइंड हो चुका है तो आफ्टर 8 अटैचमेंट आपको ये फैक्टर चाहिए होगा दैट इज़ होमोलोगस रिस्ट्रिक्शन फैक्टर या फिर मेम्ब्रेन इनिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये दोनों फैक्टर जो है इसको 9 से एसोसिएट नहीं होने देंगे। तो अगर 8 भी अटैच हो गया है देन भी वो मैक में कन्वर्ट होने से रोका जा सकता है इस फैक्टर की प्रेजेंस में। ये तो कुछ फैक्टर्स थे जो हमारा जो है फ्रीक्वेंटली मैक बनने से रोक रहे थे। एक लास्ट जो चीज़ आती है वो है कि आपका एनोफाइलोटॉक्सिन्स इनएक्टिवेटर। तो एनोफाइलोटॉक्सिन्स मतलब होता है कि कई बार जो छोटे मोटे टॉक्सिक इफ़ेक्ट जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में अनवांटेड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो उनको इनएक्टिवेट कौन करता है। तो जनरली इसमें आपने देखा होगा जो इन्फ्लामेशन कॉज कर रहे थे स्मॉलर सब यूनिट्स C3A की, C5A की, C4A की, इसमें 2 वाला नहीं आ रहा है, हमारा 3, 4 और 5। तो जनरली जो इनकी स्मॉलर यूनिट है, क्योंकि लार्जर यूनिट तो वो पार्टिसिपेट कर रही है फॉर द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, जो इनकी स्मॉलर यूनिट होती है वो सिर्फ आपका इन्फ्लामेशन नहीं कॉज करती, वो इस तरह के जो एनफाइलोटॉक्सिन्स होते हैं उनको भी ये रिमूव आउट करती, उनको भी ये इनएक्टिवेट करते हैं, रिमूव आउट नहीं इनएक्टिवेट करेंगी। इस तरह के टॉक्सिन्स के जो C टर्मिनल होते हैं, क्योंकि जनरली ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो उसका जो C टर्मिनल एंड होगा वहाँ से आर्जिनिन जो अमाइनो एसिड होगा उसको रिमूव कर देंगे। तो उसके रिमूवल होने की वजह से ये टॉक्सिन्स जो है अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते, क्योंकि इसका C टर्मिनल एंड आपका इनएक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपके जो स्मॉलर यूनिट है C3A, 4 और 5 की, वो अपना वर्क करती है। अगर आप इन तीनों का कंपेयर करते हैं कि इन तीनों में से कौन ज़्यादा करेगा, तो दैट इज़ आपका C3A। तीनों के पास सी पावर होती है, लेकिन तीनों के कंपैरिजन में जो C3A होता है वो ज़्यादा आपका एनफाइलोटॉक्सिन्स का न्यूट्रलाइजेशन शो करता है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।